जो बौद्ध धर्म के मानने वाले महाबोधि महाविहार को जो मुक्त कराने का जो जहन रखते हैं, वो तमाम प्रमुख लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और 5 जून को जंतर मंतर पर एक बड़ी धरना है। धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को अलर्ट करेंगे कि ये इस लड़ाई को आप गंभीरता से लें, और उसके बाद हम लोग 6 और 7 को अपनी रणनीति बैठक करेंगे कि इस लड़ाई को आगे और हमें किस तरीके से लड़ना है। एक नाराजगी तो है लोगों में खासकर। देखिए, सरकार को लग रहा है कि ये बौद्धों का मामला है, लेकिन सरकार को इस समझ में आ जाना चाहिए बौद्धों का नहीं, ये बहुजनों का मामला है। भारत के बहुजन ही बौद्ध हैं, और ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी, किरण रिजिजू जी या तमाम जो लोग जो एनडीए के साथ में जो खड़ा है, उन तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि भाई अब समय है कि उनको दे देना चाहिए। तो भाई इतनी एक महाबोधि महाविहार देने में, प्रबंधन उसका देने में क्या दिक्कत है, जब उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 26 ऑलरेडी कहता है कि उसके प्रबंधन का, उसके संरक्षण का, उसका अधिकार उस धर्म के मानने वाले लोग को होगा, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से बीजेपी या बिहार में जो जदयू की सरकार, दोनों की सरकार है, एक गैर कानूनी तरीके से महाबोधि महाविहार पर आज भी अतिक्रमण जारी रखे हुए है। इसके खिलाफ में अब लड़ाई की शुरुआत हुई है, और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करा देते। मेरे साथ आरजेडी विधायक और बहुजन समाज की मजबूत आवाज सतीश कुमार हैं। दिल्ली में 5 जून को जंतर मंतर पर बड़ी बैठक है, जिसमें वो शामिल होने भी जा रहे हैं। महाबोधि बौद्ध विहार आंदोलन को सतीश जी ने बहुत ताकत दी है, वो लगातार उस आंदोलन में शामिल रहे हैं। क्या आप जा रहे हैं दिल्ली 5 जून वाले आंदोलन में? हाँ, बेशक हम उस आंदोलन में हम सब लोग शिरकत करने जा रहे हैं। और भारत के तमाम जो बौद्ध धर्म के मानने वाले महाबोधि महाविहार को जो मुक्त कराने का जो जहन रखते हैं, वो तमाम प्रमुख लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और 5 जून को जंतर मंतर पर एक बड़ी धरना है। धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को अलर्ट करेंगे कि ये इस लड़ाई को आप गंभीरता से लें, और उसके बाद हम लोग 6 और 7 को अपनी रणनीति बैठक करेंगे कि इस लड़ाई को आगे और हमें किस तरीके से लड़ना है। कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं रणनीति बैठक में, अगर जानकारी अगर आपको होता? देश के तमाम वो जो आंदोलन, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के लोग होंगे, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट सोसाइटी के लोग होंगे, या फिर जो अंबेडकर फुले पेरियार के विचार में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, चाहे आकाश लामा जी के बात हो, चाहे भंते करुणाकर हो, भंते राहुल हो, या फिर आप देख सकते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी हों, ये तमाम जो लोग हैं नागपुर से बड़ी संख्या में जो इस लड़ाई को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे। और हम सब लोग सभी बातों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो आज 110 दिन से ज़्यादा इस लड़ाई को शुरुआत हुए हो गया, 12 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई थी, अनिश्चितकालीन धरना, और धरना कंटिन्यू आज तक है। और उस धरना पर सरकार ने तरह तरह से उसको कुचलने का प्रयास किया। महाबोधि महाविहार में किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा के दिन राज्यपाल के माध्यम से बीजेपी आरएसएस ने अपनी गलत मंशा को जाहिर किया है, जिससे पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आहत महसूस कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, और किस तरीके से बीटीएमसी में जो ब्राह्मणों का या ब्राह्मणवादी लोग का जो वर्चस्व है, जिसके वजह से क्या नुकसान हो रहा है, इन तमाम बातों को चर्चा भी करेंगे, और इस बात को आम लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने लेकर के आएंगे सामने। क्या लग रहा है, जुलाई में 29 जुलाई को फैसला भी आना है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ तक कि एनडीए के जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने संसद में उठाया, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने उठाया, आपने बिहार विधानसभा में मोर्चा खोला, उसके बाद सीपीआई-एमएल के और तमाम दलों के लोगों ने, आरजेडी के कई विधायकों ने, आपने नेतृत्व किया। क्या लग रहा है कि क्या ये कहाँ कमी रह जा रही है? सरकार को जहन में नहीं, और चुनाव का भी समय है, एक नाराजगी तो है लोगों में खासकर। देखिए, सरकार को लग रहा है कि ये बौद्धों का मामला है, लेकिन सरकार को इस समझ में आ जाना चाहिए बौद्धों का नहीं, ये बहुजनों का मामला है। भारत के बहुजन ही बौद्ध हैं, और ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी, किरण रिजिजू जी या तमाम जो लोग जो एनडीए के साथ में जो खड़ा है, उन तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि भाई अब समय है कि उनको दे देना चाहिए।
तो भाई इतनी एक महाबोधि महाविहार देने में, प्रबंधन उसका देने में क्या दिक्कत है, जब उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 26 ऑलरेडी कहता है कि उसके प्रबंधन का, उसके संरक्षण का, उसका अधिकार उस धर्म के मानने वाले लोग को होगा, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से बीजेपी या बिहार में जो जदयू की सरकार, दोनों की सरकार है, एक गैर कानूनी तरीके से महाबोधि महाविहार पर आज भी अतिक्रमण जारी रखे हुए है। इसके खिलाफ में अब लड़ाई की शुरुआत हुई है और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करा देते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव भी है, सरकार पर दबाव भी है, क्योंकि आप लगातार वहाँ कैंप भी कर रहे हैं, बहुत तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही कि आंदोलन खत्म हो गया, एक भंते बिनाचार्य उनकी गिरफ्तारी भी हुई, इसको कैसे देख रहे हैं? भंते बिनाचार्य की गिरफ्तारी गलत तरीके से, गलत एफआईआर, एक फर्जी एफआईआर बना करके किया गया है और सरकार पर जो दबाव पूरे देश और दुनिया से पड़ रहा था, उनको लगा कि भंते बिनाचार्य को या फिर कुछ भंते को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई खत्म नहीं, लड़ाई और मजबूत हो गई है। आज आप देखिए कि भंते बिनाचार्य के रिहाई के लिए उन पर फर्जी मुकदमा वापस कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन चालू हो गया है। पूरे देश के बौद्ध धर्मावलंबी यूनाइट हो रहे हैं। इसी बात को हम लोग दिशा देने के लिए 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो हमारा दिल्ली में जो मंथन होगा, इस लड़ाई को और हम कैसे दिशा दें। यदि चाहती है सरकार कि भाई जन समर्थन हो लाखों में, तो लाखों में लोग आए हैं बोधगया, लाखों लोग बोधगया में आकर के बैठेंगे। इस ओर हम सब लोग तैयारी करेंगे और तैयारी करके इस बार हर हाल में बीटीएमसी एक्ट को हम लोग खत्म कराएंगे और उसके जगह पर पूरा पूर्ण प्रबंधन का अधिकार बौद्धों को हो। इसकी लड़ाई हम जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट पर भी मुझे पूरा उम्मीद है कि जो 2012 से जो केस पेंडिंग था, जो पिटीशन पेंडिंग था, जो भंते सुरेश ससाई जी ने जो लड़ाई की शुरुआत की थी आज से 25 साल पहले, उस कोर्ट जब गए थे तो उसको पेंडिंग, साजिशन पेंडिंग रखा गया था। वो केसें लिस्ट हुई, लिस्ट ही नहीं हुई, एक फाइनल डेट दे दिया गया कि 29 जुलाई को हम फाइनल सुनवाई करेंगे। सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो अपने बचाव में जो भी दलीलें देना है वो 22 जुलाई तक अपना जमा कर दे और वो जमा करे। उसके बाद जो बौद्ध धर्म के मानने वाले के लोगों के पास में जो एविडेंस है, उनके पास में जो पूरा साक्ष्य है, जो उन्होंने जब यूनेस्को को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब घोषित हो रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें दिया गया है, जिसमें साफ साफ 2002 में कहा गया है कि बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जाता है। आप तो गया जिले से भी हैं, क्या इससे पहले भी कभी वहाँ शिवलिंग की पूजा हुई अंदर, या पहली बार गवर्नर को वहाँ भेज के किया गया है? ये पहली बार किया गया है। ये आंदोलन को डिरेल करने के लिए, आंदोलन में कि लोग उग्र हों इस तरीके के हरकत से और आंदोलन में उग्र हों और उनको आंदोलन को कुचलने का मौका मिले। अच्छा, जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, जो बीजेपी कुंभ में मुसलमानों को नहीं जाने देती है, इतना हिंदू मुस्लिम का, एक मुस्लिम गवर्नर से हिंदू वहां जाके शिवलिंग की पूजा करवाना क्या संकेत है? वो तो अपने मंदिर में नहीं जाने देंगे। ये दिखाता है हिंदू धर्म में खास करके ब्राह्मणों का दिवालियापन का ये नतीजा है। वो तो कुंभ में नहीं जाने दे रहे थे कि कुंभ में नहीं, महाबोधि महाविहार से 10 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपद मंदिर गया जिला में स्थित है और वहां के जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी तो हमारी ही पार्टी के विधायक इसराइल मंसूरी साहब मंत्री थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, वो वहां के प्रभारी मंत्री थे। जब गया जी डैम का जब उद्घाटन होना था, जिसकी समीक्षा बैठक के लिए विष्णुपद कैंपस में चले गए, तो यही बीजेपी, आरएसएस और पंडा समाज ने उनकी इस्तीफे की मांग की, उनसे माफीनामा मांगने की मांग की, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों का प्रवेश वर्जित है। उस मंदिर में लिखा हुआ है। और वही महाबोधि महाविहार में एक गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से पूजा करवाने का काम करते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी बताना चाहिए कि क्या उन्होंने संवैधानिक दायित्व को अपना निभाया कि धार्मिक दायित्व को उन्होंने निभाया। यदि संवैधानिक लड़ाने की कोशिश है कि बुद्धिस्टों और मुसलमानों को आमने सामने, और महाबोधि महाविहार के सामने में अपोजिट में जगन्नाथ मंदिर बना है, वहां क्यों नहीं उनसे घंटा बजवाया गया, क्यों नहीं आरती करवाया गया?
पार्टी के स्तर पे आप पर कोई दबाव तो नहीं है, क्योंकि आप इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं। आप देखिएगा कि राज्यसभा में हमारे लीडर हैं मनोज झा जी, उन्होंने भी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो पार्लियामेंट में आपकी पार्टी की सहमति हाँ, है? जो सिग्नेचर करके दिया गया सरकार को, उसमें हमारे मनोज झा जी हमारे बाकी सांसदों ने साइन किया कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपा मतलब क्लियर जाए। है कि आरजेडी को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, आरजेडी ये चाहती है कि जो जिसका है उसको मिले। किसी के धार्मिक स्थल पे कोई दूसरा अतिक्रमण क्यों करे? अब तो यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा, शाक्त सब बुद्धिज्म से अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। क्या इसको आंदोलन बनाएंगे आप लोग? एकदम इसी के लिए 5 तारीख से हम सब लोग बैठक करने जा रहे हैं कि ये जो भारत का जो बहुजन है, भारत का जो शुद्ध समाज है, वो यहाँ का बौद्ध समाज है, इन तमाम बातों का प्रचार प्रसार ग्राउंड लेवल पर कैसे हो, और बौद्धिज्म का भी, और जो हमारा बौद्ध विरासत है, एक संपन्न हमारा विरासत है, उसके हम वंशज हैं, ये हम सब लोग को बताना है, उन तक ये बात को पहुंचाना है। अभी एक दलित समाज की बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ था, उनकी मौत हो गई। तेजस्वी यादव गए भी हैं। पीएमसीएच में बेड भर्ती कराने के लिए 6 घंटे की जद्दोजहद, क्या देख रहे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और खासकर अस्पतालों की हालत पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो पहले लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि भाई एक दलित बच्ची, वही माइनर बच्ची का साथ में गैंग रेप होता है, और वो 6 घंटा तक पीएमसीएच में बेड के लिए तड़पती रहती है, जहाँ पे मंगल पांडे जी कहते हैं कि हम एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल हम दे रहे हैं, जहाँ पर एक दलित बच्ची, गैंग रेप पीड़ित बच्ची को बेड नहीं मिलता है। और हम लोग के पास में रोजाना दर्जनों फोन आते हैं जो बेड के लिए हम लोग भटकते रहते हैं, फोन लगाते रहते हैं कंट्रोल रूम से लेकर डायरेक्टर तक, लेकिन बेड हम लोग नहीं दिला पाते हैं। तो ये स्थिति है कि बिहार में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाई नहीं मिल रहा है, हमारी माँ बहनों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, और बिहार दलितों के पीड़ित के मामले में, खास करके महिलाओं के गैंग रेप के मामले में, माइनर लड़कियों के गैंग रेप के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है। और सो कॉल्ड नैतिकता की सरकार नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। वो इन तमाम बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं? क्या पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से उन्होंने बात की होगी? क्या इस सवाल पे कि बेड आने वाले रोगियों को मिले, इस पे कोई बैठकें उन्होंने किया? कोई बैठक नहीं करेंगे। किस तरीके से गैंग रेप बच्ची के साथ में हुआ, इस पे कोई वहां के जिला कप्तान को, पुलिस कप्तान को क्या उन्होंने कोई निर्देशित किया? क्या कहा जा रहा है नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से कुछ मंचों पर जिस तरह से उनके व्यवहार है? क्या उनकी पार्टी हाईजेक हो गई? ये नीतीश जी देश के सबसे तेज तरार मुख्यमंत्री में से गिने जाते थे, और उन्होंने बिहार में बदलाव के लिए काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के डेट में जगह नीतीश कुमार जी को जब देखिएगा तो लगे वही नीतीश कुमार जी हैं जो कभी नरेंद्र मोदी जी को, क्या वही नीतीश कुमार जी हैं कि कभी गोधरा कांड के वजह से वही नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल कर देते थे, गुजरात से भेजा हुआ जो राहत सामग्री था यहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए उसको वापस भेज देते थे? क्या वो नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं बार बार? नरेंद्र मोदी जी का हाथ चेक कर रहे हैं एक बैग, और नरेंद्र मोदी अब चका रहे हैं कि ये क्या हरकत हो रहा है। राष्ट्रगान के समय में आप देख रहे हैं किस तरीके का हरकत कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भाई उनके एक वरीय पदाधिकारी जो उनको गमला देके, बुक्के देकर के सम्मानित करते हो, उनको माथा पर रखते हैं। क्या मुख्यमंत्री का आचरण हो सकता है? तो हम सब लोग नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी, आरएसएस और जदयू के लोग, जदयू तो कहना बेईमानी होगा, जदयू का मतलब ही होता है बीजेपी, और बीजेपी का मतलब होता है जदयू। तो आज बीजेपी जदयू के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको छुट्टी देना चाहिए, उनको स्वास्थ्य के लिए बेहतर इलाज कराना चाहिए, और उनके लिए स्वास्थ्य बुलेटिन उनको जारी करना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार जी का क्या स्वास्थ्य की स्टेटस है। जो लोग विपक्ष के लोग लीडर बोल रहे हैं वो गलत बात है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनका स्वास्थ्य दम 100% करेक्ट है। डॉक्टर आकर के इस बुलेटिन जारी करें। क्या लग रहा है सतीश जी कि आप प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, क्या पार्टी चुनावी मोड में आ गई है? पूरा आप लोग चुनावी मोड में? हम लोग तो चुनावी मोड, हम तो विपक्ष के लोग हैं,
अब तो देख रहे हैं कि सरकार चुनावी मोड में है, 4-4 बार प्रधानमंत्री का बिहार आ जाना, रोड शो करना। अरे उस दलित बच्ची के घर जाना चाहिए था जिसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके से यहाँ जाना चाहिए था। यहाँ दर्जनों लोग, ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके घर में जाना चाहिए था। उनकी माँ बहनों का जो सिंदूर उजड़ा, उनसे जाके सहानुभूति प्रकट करना चाहिए था। तो भाड़े के लोग को बुला करके और हाथ हिला रहे थे, वो भी। क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ी, क्या असर होगा? आप लोग का मुद्दा क्या होगा? हमारे मुद्दा यहाँ साफ साफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये होगा। महिला सम्मान, हम माँ बहन मान योजना के तहत जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है कि हम महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान, आर्थिक सशक्त करने के लिए 2500 रुपया प्रति माह देंगे। जो बिजली बिल से लोग यहाँ त्राही कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर से लोग हर एक घर परेशान है। जिस गली में आप जाइए, लोग बिजली बिल लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाते हैं। 200 यूनिट हम बिजली बिल मुफ्त देंगे। और नौजवानों के लिए हम युवा आयोग का गठन करेंगे। नौजवानों को मुफ्त में एक ट्रांसपेरेंट और मुफ्त फ्री फेयर एग्जाम सिस्टम हम विकसित करेंगे। सवर्ण आयोग पर क्या कहेंगे? स्वर्ण आयोग उसी तरीके का एक लॉलीपॉप है कि जहां पर 65% आरक्षण दलित पिछड़ों को कानूनी रूप से हम लोग सदन में देने का काम करते हैं, सर्वसम्मति से पारित होता है, उस पर सरकार चुप है और स्वर्ण आयोग गठित किया जा रहा है। तो सरकार का एजेंडा सिर्फ मुट्ठी भर कुछ धनाढ़ लोगों को खुश करना है और बहुसंख्यक लोगों का थाली से उनकी रोटी छीन लेना है। यदि 65% आरक्षण लागू हुआ होता तो 80,000 ज्यादा SC ST OBC को, इस जो 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिला उसमें 80,000 ज्यादा SC ST OBC के बच्चों को नौकरी मिला होता। तो इतना भारी नुकसान है। डबल इंजन की सरकार है। जातीय जनगणना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी घोषणा किया है, तो इनको 9वीं अनुसूची में शामिल करके बिहार में 65% और 10% जो EWS का है 75% आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल विधायक जी, क्या जिस तरह के हालात हैं, बिहार में चुनाव होना है, अभी आपने कहा सवर्ण आयोग भी बन रहा है, सवर्ण का जोर है, क्या लग रहा है कि मिला जुला के आपका जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है? गठबंधन में और लोगों की संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि टीवी अखबार में लगातार चलता है कि गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में दरार है। इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। और स्वर्ण आयोग गठित होने से साफ साफ झलकता है कि अति पिछड़ों पर से बीजेपी जदयू को विश्वास घटा है, दलितों पर से विश्वास घटा है, OBC के प्रति उनका विश्वास घटा है, माइनॉरिटी पर से विश्वास घटा है। तो वो स्वर्णों पर विश्वास जता रहे हैं। ये स्वर्ण आयोग का गठन इस ओर इशारा करता है कि इन तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ा है और हमारा पूरा का पूरा गठबंधन मजबूती से इंटैक्ट है। और इस गठबंधन में हम आपको बताते हैं, इस गठबंधन में और लोग मजबूती से शामिल होने जा रहे हैं। तो ये थे, आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो 5 जून को विधायक जी से आपकी दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है और संसद भवन के पास जंतर मंतर पर महाबोधि बौद्ध विहार के लेकर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें ये शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।